नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ UPDELED अर्थात BT से संबंधित आपका प्रथम सेमेस्टर के आपके बाल विकास के लघुत्तरीय प्रश्न। कौन से लघुत्तरीय प्रश्न? इससे पूर्व में आपके समक्ष अति लघुत्तरीय प्रश्न लेके आया था। क्या अति लघुत्तरीय प्रश्न? ठीक है। अति लघुत्तरीय प्रश्न में बता दूं कि लगभग मैं आपके समझ 150 प्लस क्वेश्चंस मैंने इसके समझ करा दिए हैं। वहाँ से आपको लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आपका बहुविकल्पीय अर्थात MCQ, ठीक है, और साथ ही आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न देखने के संभावना बिल्कुल एकदम प्रकट करती है। और साथ ही बता दो कि वह आपके जो पेपर हैं वो आपके प्रीवियस ईयर पेपर से संबंधित प्रश्न हैं। जैसे कि आपके आप यहाँ दे सकते हो, ये सन 2024 में पूछा हुआ है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर पेपर का पेपर क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार से मैं आपके बाल विकास अर्थात प्रथम पेपर, जो कि आपकी BTC का प्रथम पेपर यानी कि प्रथम सेमेस्टर होता है, उसी का आपका फर्स्ट पेपर होता है। कौन सा? बाल विकास। बाल विकास के, ठीक है। उसके मैं आपके MCQ और अति लघुत्तरीय प्रश्न करा चुका हूं, जिसका लिंक मैंने इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट है आपका अब लघुत्तरीय प्रश्न। यहाँ आपका लगभग एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से आपके प्रश्न पूछे गए हैं, देख सकते हैं। जैसे कि आप 2024 में पूछा क्वेश्चन है। और बता दूं, यह आपका राजन का मॉडल है। किसका? राजन। यानी कि हम पूछते हैं सबसे ज़्यादा किस में से आता है, राजन या पवन के में से। तो कोई एक परफेक्टनेस लेके आनी है तो आपका राजन का सबसे बेटर लगता है। हालांकि पवन से भी क्वेश्चन अधिकतर आपको देखने को मिलते हैं साहित्य के, ठीक है। तो राजन का मॉडल है ये आपकी समझ। और मैं बता दूं कि आपकी UPDELED की जो परीक्षा की जो है डेट है वो पोस्टपोन हो चुकी है। आप एक बार अपने साइट पर जाके अपना विस्तार पूर्वक उसको विवरण को पढ़ लें। तो 27 से होने वाली परीक्षा आपकी पोस्टपोन हो चुकी है, ठीक है। BTC प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर आपको ये अपने संज्ञान में होना अति आवश्यक है। देखिएगा आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है अति लघुत्तरीय का। विस्मृति का अनाभ्यास का सिद्धांत क्या है? उत्तर दिया है इसने, विस्मृति का अनाभ्यास का सिद्धांत। तो इसका सिद्धांत आपके 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस सिद्धांत के अनुसार यदि हम किसी पाठ को याद करने के बाद अन्य दूसरा पाठ याद करने लगते हैं तो पहले पाठ के स्मृति चिन्हों में बाधा आती है। इससे यह चिन्ह कमजोर होते जाते हैं और हम पहले पाठ को भूल जाते हैं। यानी कि विस्मृति यानी कि किसी बात को भूलना, यानी कि यहाँ पाठ से संबंधित बात बता दी है। यानी कि यदि व्यक्ति के जो माइंड में जो चीज़ याद है पहले की और आप कोई दूसरी चीज़ याद करते हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मान लो ये आपको याद है और ये आपको याद कर रहे हो, तो ये वाली चीज़ अपने आप ही लुप्त होती जाएगी, विस्मरण में बदल जाती है, आप इसे भूलते जाओगे। तो ये चीज़ ही आपकी क्या प्रतिक्रिया कहलाती है? आपकी विस्मृति। तो यही चीज़ आपकी कमजोरी है। और स्मृति क्या होती है? ये आपकी परफेक्टनेस, यानी कि आपके माइंड में जो स्मृति यानी कि स्मरण बना रहे, याद रहे। तभी तो कहते हैं स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है या सीखी हुई बात का सीधा उपयोगी क्या कहलाता है? आपका स्मृति। लेकिन जहाँ आपका विस्फल है यानी कि असफल रहें, वो आपकी कहलाती है विस्मृति। अर्थात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपका इंपॉर्टेंट, सन 2024 में पूछा क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2। देखिए प्रश्न नंबर 2 कितने प्रकार से पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपका सन 2024 में और 2023 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो प्रश्न वही है, लेकिन आपको थोड़ा घुमाकर पूछने का तरीका या अर्थात आपका लैंग्वेज बल आपकी अलग है। क्या कहता है? सीखने के पठार के कारण एवं उन्हें दूर करने के उपाय बताइएगा। सीखना अर्थात अधिगम। अथवा इसने बोल दिया अथवा सीखने के पठार के क्या कारण है, सिंपल पूछ लिया है। अथवा एक और अथवा बोल दिया इसने, सीखने का वक्र क्या है, सीखने में वक्र के प्रकार बताइएगा। और लास्ट बोलता है सीखने के पठार से आप क्या समझते हो, ठीक है। यानी कि प्रश्न आपका एक ही है, लेकिन आपका जो विवरण दिया है पूछने का तरीका वो आपका एडजेक्टिव्स नहीं है, वो आपका अलग अलग है। तो सिंपल है, सीखना क्या है? आपका अधिगम, अर्थात वुडवर्थ महोदय कहते हैं सीखना विकास की प्रक्रिया है, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं क्रो, सीखना आदतों एवं अभिवृत्तियों का ज्ञान अर्जन है। इसी प्रकार से आपके क्रोनबेक और गिलफोर्ड ने भी परिभाषा इनके बारे में बताया है। यानी कि व्यक्ति जीवन से लेकर मृत्यु तक सीखता ही रहता है, अर्थात सीखना जीवन पर्यंत है।
जिस प्रकार से आपका विकास जीवन पर्यंत है, उसी प्रकार से आपका सीखना भी जीवन पर्यंत व्यक्ति सीखता रहता है। ठीक है, तो इसका आपका हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न का उत्तर क्या कहता है आपका, देखिएगा। सीखने के वक्र का अर्थ इसने दिया है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का वक्र अति महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि हमने किसी विषय वस्तु को कितना सीखा, इसका मूल्यांकन हम केवल सीखने के वक्र के माध्यम से ही दर्शा सकते हैं। ठीक है, यानी कि व्यक्ति ने कितना सीखा है उसका हम उसके किस प्रकार से दर्शा सकते हैं, उसको हम उसी वक्र के माध्यम से। और गेट्स के अनुसार यह कहते हैं, सीखने का वक्र सीखने की क्रिया में होने वाली गति और प्रगति को व्यक्त करता है। यह क्या है आपका, सीखने की क्रिया में होने वाली गति और प्रगति को व्यक्त करता है। नेक्स्ट कहता है ये आपका प्रश्न नंबर, सीखने के वक्र के प्रकार भी पूछे गए थे, क्योंकि वहाँ आपका अथवा लगा हुआ था। तो सीखने के वक्र के प्रकार यह 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट है आपका धनात्मक उन्नति सूचक वक्र, धनात्मक उन्नति सूचक वक्र। इसे कहते हैं यह सीखने की प्रक्रिया में वृद्धि व्यक्त करता है। सपोज दैट आपका सीखने का वक्र इस प्रकार से ये गति वृद्धि कर रहा है, यहाँ आपका पठार बनेगा। ऋणात्मक उन्नति सूचक वक्र, इसको हम सरल वक्र के नाम से भी जानते हैं, पहले वाले को। सरल वक्र आपका सिंपल होता है, इसको हम कहते हैं आपका उन्नति वक्र, इसको कहते हैं हम नतोदर। यह सीखने की क्रिया में शिथिलता व्यक्त करता है, अर्थात सपोज डेट हम इसको चित्र को इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। सपोज डेट आपका पहले ये ऊपर जाता है, फिर ये नीचे आता है। ठीक है, नेक्स्ट मिश्रित वक्र। यह है वक्र, मतलब मिश्रित वक्र यह व्यक्त करता है कि पहले सीखने की गति धीमी, फिर तेज और फिर धीमी, यानी कि इसमें आपका कुछ पता नहीं है, धीमी तेज होती ही रहती है, तब जाके आपका एक पठार का निर्माण होता है। इसे कहते हैं मिश्रित वक्र। तो ये आपके 3 टाइप्स हो गए मिश्रित वक्र। पहले कहते हैं हम उन्नोत्तर, सेकंड को नतोदर, और लास्ट आपका मिश्रित वक्र। एक वक्र और होता है जो आपका इसमें आपका डिनोट नहीं किया है, प्रदर्शित ना करके मैं बता देता हूँ, वह है आपका सरल वक्र। वो आपका सिंपल वक्र, उसका कुछ भी आपका पता नहीं लगता, वो सिंपल ही होता है। नेक्स्ट देखिएगा, इस प्रकार स्पष्ट है कि सीखने का वक्र उन्नति या अवलोकन का प्रदर्शन करता है। बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट में सीखने के पठार के बारे में भी आपका वर्णन किया गया था, तो आप सीखने के पठार के बारे में भी अपना विश्लेषणपूर्वक देख लीजिएगा। सामान्य अर्थ में सीखने की क्रिया का मंद या समाप्त होना ही सीखने का पठार है। बिल्कुल बात सही है। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, सीखने की प्रक्रिया का अवनति होना ही सीखने का पठार है। बिल्कुल बात सही है। या सीखने का पठार हम देख सकते हैं, बहुत से बालक पढ़ाई छोड़कर किसी दुकान पर कार्य करते हैं तथा बहुत से बालक पढ़ाई के लिए नामांकन करा लेते हैं, यह विद्यालय नहीं आते। यानी कि आपने देखा होगा, सीखने के पठार के अंतर्गत कुछ बच्चों तो कह देते हैं हमें पढ़ना ही नहीं है, हम अपने दुकान पर या अन्य किसी शॉप पर या कोई भी अपना कारोबार संभालते रहेंगे। लेकिन अन्य बच्चे क्या करते हैं कि हम पढ़ाई के लिए नामांकन, तो यानी कि आपका कॉलेज में स्कूल में नाम तो लिखा देंगे, लेकिन वहाँ हम जाएंगे नहीं, विद्यालय नहीं जाएंगे और हम अपना कार्य करते रहेंगे। तो दोनों में आपका प्रतिक्रिया यही प्रदर्शित कर रही है। तो इसी को हम सीखने के पठार के अंतर्गत वर्णन करते हैं। नेक्स्ट आपका रैक्स महोदय कहते हैं, रैक्स के अनुसार सीखने में पठार तब आते हैं जब व्यक्ति सीखने की एक अवस्था में पहुंचकर दूसरी में प्रवेश करता है। ठीक है, ये आपका रैक्स महोदय कहते हैं। नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि सीखने के पठार क्यों बनते हैं, उसका आपका रीजन भी पूछा हुआ था। तो उस रीजन को देखते हुए देखिएगा आपका ये हेडिंग, सीखने के पठार के कारण। देखो यहाँ आपका एक क्वेश्चन में आपकी सारी प्रतिक्रियाएं पूर्ण कर दी हैं। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से आपके अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घ और साथ ही आपका बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को भी यहाँ से बन सकते हैं। यानी कि उन्नोत्तर वक्र कैसा होता है, मिश्रित वक्र कैसा होता है, इसके कार्ड कौन से होते हैं, या रैक्स महोदय ने क्या कहा है, इस प्रकार से आपका पूछ सकता है। फर्स्ट है आपका त्रुटिपूर्ण विधि का प्रयोग, अर्थात इसके अंदर दिया गया है, सीखने की प्रक्रिया में गलत विधि अपनाने से बालकों में अरुचि उत्पन्न होती है और पठार बनने लगता है। ठीक है। नेक्स्ट, विद्यालय का वातावरण। विद्यालय एवं शिक्षा का व्यवहार यदि रोचक एवं प्रभावपूर्ण नहीं है तब भी सीखने में पठार आने लगता है। यानी कि किसी भी आपके विद्यालय में शिक्षक का व्यवहार
यानी कि किसी इंटरेस्टिव नहीं है, यानी कि सिंपल कहूँ कि बच्चे के उसमें रोचक नहीं है, बच्चे इसमें रुचि नहीं दिखा रहे हैं, या आपका इफेक्ट नहीं छोड़ रहा बच्चों पे। यदि कोई टीचर किसी बच्चे पे, बालक पे अपना इफेक्ट नहीं छोड़ रहा, अपने प्रभावित नहीं कर पा रहे, तो उसके सीखने पठार में आपका उसको सीखने में पठार आना निश्चित है और आने लगता है। मतलब बच्चा उस टीचर को देखते ही थोड़ा बोरिंग फील करने लगता है कि अरे ये टीचर आ गए। लेकिन कोई बच्चों के आपके टीचर ऐसे भी होते हैं, उनको देखते कर कि हाँ ये टीचर बेटर हैं, इनका हमें सब कुछ समझने आता है, तो इसलिए उनसे पढ़ने के लिए बहुत सारे इच्छुक भी रहते हैं और रुचिपूर्ण अपना ध्यानपूर्वक सुनते भी हैं। तो यह प्रतिक्रिया भी होती है। जहाँ सुनते रहते हैं रुचि आती है, उससे हम सीखने के पठार के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि उसमें पठार नहीं आ रहा, कारण नहीं बनना। लेकिन जहाँ आपका अरुचिपूर्वक है, यानी कि ध्यान से नहीं सुनते थोड़ा, तो यानी कि सिंपल को रोचक और प्रभावपूर्ण नहीं है, तो वो आपका सीखने का पठार आने लगता है। नेक्स्ट देखिएगा पॉइंट क्या कहता है आपका, अभिभावकों का शिक्षित ना होना। यदि किसी के पेरेंट्स आपके शिक्षित नहीं है तो भी आपका पठार का बनने का थोड़ी आशंका रहती है। यानी कि देखिएगा, यदि अभिभावक शिक्षा के प्रति अधिक जागरूक नहीं है तो उनका बालक विद्यालय नहीं जाएगा। यानी कि किसी के पेरेंट्स क्या होते हैं, आपके थोड़े पढ़े लिखे थोड़े नहीं होते कभी कभार, तो उनके बच्चा थोड़ा अरुचि उत्पन्न करता है अपने पेरेंट्स के प्रति, तो उसकी शिक्षा दीक्षा में अवरोध होगा। ठीक है। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा की कमी अर्थात मोटिवेशन की कमी। शिक्षकों को इससे बालकों का मनोबल सदैव बढ़ता रहना चाहिए। बालक शिक्षा के प्रति जागरूक होता है, बिल्कुल बात सही है, और आगे बढ़ता है, परंतु अभिप्रेरणा के अभाव में सीखने में पठार आता है। ठीक है। जहाँ आपकी मोटिवेशन का आपका अभाव होता है, वहाँ सीखने के पठार आना अति आवश्यक है। नेक्स्ट, अभ्यास का अभाव। सीखने की प्रक्रिया अभ्यास के बिना पूर्ण नहीं होती है। बालक जितना ही अभ्यास करता है वह उतना ही सफल होता है, बिल्कुल बात सही है। बालक जितना ही आपका अभ्यास करेगा वह उतना ही सफल होता है। अभ्यास के अभाव से भी सीखने के पठार आता है। ठीक है। अभ्यास के अभाव से बोला है, ना कि अभ्यास सीखने से। तो यदि कोई बच्चा आपका कोई चीज़ पढ़ता है, यदि उसमें आपका अभाव पाया जाता है, यानी कि उसकी प्रैक्टिस नहीं करता, तो उसमें पठार आना निश्चित है। ये तो हो गया आपके रीजन अर्थात कारण। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पठार को दूर करने के उपाय, यानी कि हम पठार को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। देखिएगा, पहला है बाल केंद्र शिक्षा, अर्थात इसके अंतर्गत देखिएगा, बाल केंद्र शिक्षा में बालक को केंद्र मानकर शिक्षा दी जाती है। तो नाम से ही प्रतीत हो रहा है बाल केंद्रित, यानी कि बच्चे को आपका केंद्र मानकर ही उसको शिक्षा प्रदान की जाए। नेक्स्ट, बाल केंद्र शिक्षा का आजकल प्रचलन है। इससे बालकों में शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न होती है और पठार भी दूर हो जाती है। यानी कि प्राइमरी स्तर पर या माध्यमिक या जो भी है, आपको बच्चे को आपको केंद्र, यानी बच्चे को ही देखकर, बच्चे को जैसे सुविधाजनक दिखता है उसी प्रकार से उससे शिक्षा प्रदान कर दी जाए तो बच्चे में थोड़ी रुचि उत्पन्न होती है और उसमें पठार दूर होना निश्चित है। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षण वृद्धि में परिवर्तन, करके सीखना। देखो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, करके सीखना। डॉक्टर मेज महोदय कहते हैं, कौन से डॉक्टर मेज महोदय कहते हैं करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, अर्थात वो कहते हैं व्यक्ति के मस्तिष्क में ही सीखना नहीं है, वरन व्यक्ति के शरीर में सभी अवयवों में ही सीखना है। यानी कि ये सिंपल उन्होंने कह दिया कि करके सीखना ही, व्यक्ति जितना करेगा उतना ही सीखेगा। तो वो आपके डॉक्टर मेज का महोदय का आपका वाक्य है। तो करके सीखने के सिद्धांत पर जोर देना चाहिए, जिससे सीखने की प्रक्रिया में रोचकता आती है। यानी कि जितना आपका बच्चा, यदि कोई व्यक्ति है बच्चा सोचता रहेगा कि हाँ मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो इतना सक्सेस ना होगा, यानी सफल ना होकर वो सोचता ही रहेगा। लेकिन कोई व्यक्ति यदि उस कार्य को करेगा, जितना गलत करेगा, यानी एक बार गलत करेगा, एक बार गलत कर देगा, 2 बार कर देगा, 3 बार कर देगा, लेकिन कभी तो वो आपका सही करेगा, तो तभी कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग, अर्थात करके सीखना। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता रहता है तो उसको आपका अनुभव की प्राप्ति हो जाती है। अगला, पुनर्वलन का प्रयोग। क्या कहता है आपका, बालकों को समय समय पर अभिप्रेरित करना चाहिए, अर्थात बच्चे को पढ़ते टाइम पे बीच बीच में आपका मोटिवेशन करना चाहिए। अच्छे कार्य पर उसे अच्छे शब्दों द्वारा पुरस्कृत करना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। अतः पुनर्वलन के प्रयोग से भी पठार नहीं आता। ठीक है। नेक्स्ट, कार्य में परिवर्तन। शिक्षक को चाहिए कि
जब वह कक्षा में पठार का अध्ययन करे तो बालकों को मनोरंजन विषय वस्तु से जोड़ दे। यानी कि सिंपल है, यदि कोई बच्चा आपका शिक्षक से पढ़ रहा है तो थोड़ा सा कार्य ऐसा बीच में बच्चे को डिस्ट्रैक्ट ना हो पढ़ने के लिए, यानी बच्चा थोड़ा पढ़ते रहे तो उसको बीच बीच में थोड़ा सा मनोरंजन की कड़ी भी जोड़ देनी चाहिए। नेक्स्ट, खेल विधि द्वारा शिक्षा। खेल में शिक्षा देना बहुत ही प्रभावी होता है। बच्चे खेलना अधिक पसंद करते हैं, अतः खेल में दी शिक्षा प्रभावी होती है। इस विधि से सीखने का पठार नहीं आता। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट अब हुआ है, क्योंकि उसने अथवा करके बहुत सारी पूछ ली थी पठार से संबंधित और सीखने से संबंधित, उसके कारण और उसके निस्तारण से उसने बहुत सारी चीज़ पूछी हुई थी। तो इसलिए ये है आपका थोड़ा दीर्घ क्वेश्चन भी कह सकते हो, लेकिन ये आपका सारी चीज़ें यहाँ से आपकी मुझे कन्फर्म है आपकी क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है आपका थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, इसको आप लिख लेना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए क्या कहता है आपका, बाल विकास की किशोरावस्था की आयु वर्ग एवं विशेषता लिखिएगा। तो सन 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो सिंपल है, ये आपका महत्वपूर्ण ही होगा। तो किशोरावस्था से एकदम सुनते ही बच्चे के छात्र में या जो छात्र है उसके एकदम माइंड में आ जाना चाहिए कि किशोरावस्था आखिर कौन सी अवस्था है, उसका टाइम पीरियड कितना है, उसमें उसकी विशेषता अर्थात सिंपल कहूँ इसके महत्व और उसकी उपयोगिता एकदम आपके माइंड में क्रिएट हो जाना चाहिए कि वह व्यक्ति कैसे कैसे क्या क्या कार्य करता है। तो देखिएगा इसका उत्तर, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष के मध्य होती है, बिल्कुल बात सही है। 12 वर्ष के बाद बालक अपनी किशोरावस्था में पहुंचता है, बात सही है। इसमें 2 स्थितियां मानी गई हैं, पहला है पूर्व किशोरावस्था तथा किशोरावस्था, यानी कि किशोरावस्था को इसने 2 टाइप्स में डिवाइडेशन कर दिया गया है। कौन कौन सी? पूर्व किशोरावस्था तथा किशोरावस्था। नेक्स्ट बोलता है पूर्व किशोरावस्था की स्थिति लगभग 15 वर्ष तक रहती है। कब तक? 15 वर्ष तक रहती है, जबकि किशोरावस्था 15 से 18 वर्ष के मध्य में आती है, 15 से 18 वर्ष के मध्य में आती है। जर्सील्ड महोदय के अनुसार किशोरावस्था वह समय है जिसमें विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। कहाँ से? बाल्यावस्था से लेके परिपक्वता अर्थात मैच्योरिटी के। तो ये तो आपके जर्सील्ड के महोदय के द्वारा, लेकिन एक चीज़ और पूछी जाती है स्टने हॉल के अनुसार। किसके? स्टने हॉल के अनुसार ये पूछी जाती है, इनकी बहुत सारी, कि बड़े संघर्ष और तनाव तूफान की विरोध की अवस्था को ही हम क्या कहते हैं? किशोरावस्था। यानी कि तनाव और तूफान की विरोध की अवस्था को ही हम किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। ये आपकी बहुत पूछी जाती है। ये परिभाषा किस व्यक्ति ने दी थी? ये आपकी डीएलएड और यूपी टेट और कभी कभार सीटेट में भी डाल देता है। ये परिभाषा किसके द्वारा पूछी गई है? तो ये आपकी स्टेने हॉल, कभी कभार आधा नाम दे देता है हॉल के नाम से, तो ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी किशोरावस्था की, एडोलेसेंस की। देखिएगा किशोरावस्था की विशेषताएं, इस आयु में किशोर किशोरियों की बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है, यानी कि मेल और फीमेल यानी जो आपके इस तरह के मैच्योरिटी में आने लगते हैं तो उनका पूर्ण बुद्धि का विकास हो सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, इस अवस्था में बाह्य एवं आंतरिक अंग तेजी से विकसित होते हैं, यानी कि इसमें आपके जो भी आपके छात्र छात्राएं या भी जो भी आपके बच्चे होते हैं उनके जो आपके अंग होते हैं आंतरिक व बाह्य, उनमें आपका तेजी से विकसित होता है। ठीक है, शारीरिक रूप से। नेक्स्ट, स्वतंत्रता की प्रवृत्ति में तेजी आती है, यानी कि हाँ बच्चा थोड़ा खुला हुआ, यानी कि आपका खुला हुआ हर समाज में आपका आने के लिए स्वतंत्र में उसमें आपकी तेजी प्रवृत्ति होती है, यानी कि हर किसी से राम राम करना, यानी कोई आपका पुरुष मिल जाए राम राम कि जय श्री राम या नमस्ते या गुड मॉर्निंग, तो इस प्रकार से आपका इस शब्दों का वर्णन यानी कि स्वतंत्रता उसको महसूस करने लगता है इस छात्र में आके, यानी कि 12 से 18 की वर्ष में एज में, ये आपने देखा होगा। नेक्स्ट 4th पॉइंट कहता है आत्मसम्मान की भावना विकसित होती है तथा रुचियों में स्थायित्व आता है, यानी कि इस अवस्था में बच्चा अपने आप को एक तरह का आत्मसम्मान पाता है, यानी कि कोई बच्चा अपने आप में कहता है कि आप मतलब किसी को सम्मान देता है कि नमस्ते जो भी राम राम, तो वो भी आपको एकदम सम्मानपूर्वक आपको राम राम करता है। तो एक तरह की आपकी विकसित भावना विकसित कर रही है किसकी? आत्मसम्मान की, और आप में एक रुचियाँ स्थायित्व कर रही है। ठीक है। नेक्स्ट, किशोर किशोरियों में उच्च तथा निम्न आदतों का विकास होता है, पर नैतिक व अनैतिक विकास का भी विकास होता है। तो ये आपका थोड़ा पॉइंट जाता है। नेक्स्ट 6 पॉइंट कहता है आपका किशोर किशोरियों में आए विचार की कल्पना का बहुल्य होता है, बात सही है। नेक्स्ट, इसी अवस्था में भविष्य की चिंताएं भी प्रबल हो उठती हैं, यानी कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वां,
यानी कि इसी अवस्था में ये कहता है कि मैं तो अब इंटर में आने वाला हूँ या इंटर में आ गया हूँ, तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, मेरा भविष्य क्या होगा, तो उसमें भी आपका चिंतन काफ़ी उठती हैं। तो ये आपकी विशेषताएँ, ये आपको अति आवश्यक है, ये प्रत्येक छात्र छात्रा के जीवन काल में अवश्य आती हैं। ठीक है, अगला 4th पॉइंट क्या कहता है देखिएगा, बुद्धि परीक्षण क्या है, यह कितने प्रकार की होती है, सन 2024 में पूछा हुआ है, अथवा बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं। देखिएगा ये 2022 में पूछा गया है। तो बुद्धि क्या है, बुद्धि कार्य करने की एक क्षमता है या कार्य करने की विधि है, बुद्धिमत्ता कहते हैं, या बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, या बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो बुद्धि परीक्षण के बारे में पूछा गया है। बुद्धि परीक्षण से आशय वह परीक्षण जिसके द्वारा बुद्धि का परीक्षण किया जाता है, बुद्धि परीक्षण कहलाता है। सिंपल है आपका, तो जहाँ आपका बुद्धि का परीक्षण किया जाए वो आपका क्या कहलाता है, बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण के समय विभिन्न प्रकार के मानसिक कार्य जैसे गणना करना, समस्या का समाधान, भाषा योग्यता आदि किया जाता है। यानी कि किसी का गणना करना, यदि कोई समस्या का समाधान आप तभी कर सकते हो जब आपका पास बुद्धि है या भाषा की योग्यता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कहता है आपका इसके अंतर्गत, देखिएगा बुद्धि परीक्षण के प्रकार एंड टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। प्रशासन की दृष्टि से बुद्धि परीक्षण के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, इस प्रकार की बुद्धि परीक्षण एक समय में केवल एक ही व्यक्ति पर प्रशासन किया जाता है, यानी कि एक समय पर, यानी व्यक्तिगत पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति पर किए जाए। नेक्स्ट है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण एक साथ कई व्यक्तियों पर प्रसारित किया जाता है। ठीक है, और व्यक्तिगत परीक्षण भी मैं बता दूं लगभग 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, शाब्दिक और अशाब्दिक। इसी प्रकार से सामूहिक भी शाब्दिक और अशाब्दिक भी होते हैं। ठीक है, यानी कि बुद्धि परीक्षण 2 टाइप्स के होते हैं, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो दोनों ही आपके व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण भी आपको 2 टाइप्स के होते हैं और सामूहिक बुद्धि परीक्षण भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं। दोनों कौन कौन से होते हैं आपके, एक आपका शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और लास्ट आपका सेकंड है आपका अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है आपका, अधिगम की प्रभावशाली विधियों में से किन्हीं 2 का वर्णन कीजिएगा। यानी कि सीखने की लगभग 2 विधियां हैं का वर्णन का सन करना है। ये सन आपका 2024 में पूछा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अधिगम की अनेक विधियां हैं जिनमें से प्रमुख हैं कौन सी, अनुकरण द्वारा, निरीक्षण द्वारा, अनुकूलित अनुक्रिया द्वारा, या प्रत्ययन एवं त्रुटि द्वारा, और फिर है अंतर्दृष्टि द्वारा, फिर करके द्वारा या करके सीखने के द्वारा, और लास्ट है आपकी सेकंड लास्ट परीक्षण द्वारा सीखना, और लास्ट सामूहिक विधि द्वारा। तो इसमें से किन्हीं 2 का पूछा है तो हमें केवल 2 का ही उत्तर देना है, अनावश्यक है इसमें हमें बातें नहीं लिखनी। देखिएगा पहले ये अनुकरण द्वारा सीखना अधिगम। तो अनुकरण द्वारा यानी कि फॉलो, अनुकरण का मतलब फॉलो, यानी किसी को आपको पीछा कर रहे हो, अनु का मतलब पीछा करना है ना, तो इसे कहते हैं अनुकरण अर्थात फॉलो करना। तो देखिए अनुकरण सीखने या अधिगम की महत्वपूर्ण विधि है, बहुत बढ़िया बात है। वास्तव में यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, कभी कभी अनुकरण जानबूझकर भी किया जाता है। इसमें व्यक्ति किसी अन्य की क्रिया देखकर अधिगम करता है। देखो जैसे बताया था आपका किसी को फॉलो करना, जैसे कि इसमें शिक्षा, नृत्य, खेल, संगीत आदतों का निर्माण आदि में व्यक्ति अनुकरण द्वारा ही सीखता है। यानी जैसे देखा होगा किसी आपको शिक्षा प्राप्त करनी है तो बच्चा आपको किसी को देख कर ही उसको शिक्षा प्राप्त कर रहा है। नृत्य में क्या है, वो कहता है वो इस प्रकार से खेल रहा है तो मैं भी नृत्य कर रहा है तो मैं भी इस प्रकार से नृत्य करूँगा देखकर। खेल इस प्रकार से खेल रहा है तो आपका उसी प्रकार से मैं खेल स्टेप करूँगा, यानी कि आपका तो इसी संगीत में भी आपको जैसे धुन निकाल रहा है तो आप वैसे भी आप धुन निकालने के लिए इसके लिए तत्पर रहते हैं। तो ये आपका अनुकरण द्वारा सीखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट निरीक्षण द्वारा अधिगम। निरीक्षण अर्थात किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना, इसमें प्रत्यक्षीकरण होता है। ध्यान के केंद्रीकरण में प्रत्यक्षीकरण अधिक सशक्त होता है। प्राथमिक कक्षाओं के छात्र छात्राओं के यह विधि अत्यंत उपयोगी होती है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखिएगा अच्छी स्मृति की विशेषता कौन कौन सी होती हैं। सन 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपका कैसा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी कि कैसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो आप इसको, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छी स्मृति की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी हैं आपकी स्मृति की, यानी कि मेमोरी की। अच्छी स्मृति की कुछ विशेषताएं निम्नवत हैं जो कि इस प्रकार हैं। देखिएगा यह अधिगम की कई विषय वस्तु को व्यवस्थित करती है, बिल्कुल बात सही है। सेकंड पॉइंट कहता है इसके द्वारा अधिगम तीव्रता से होता है, बिल्कुल बात सही है। यदि अच्छी अधिगम होगी तो आपका जो अधिगम है वो आप जल्दी से सीखोगे तीव्रता पूर्वक, यानी कि सुनिश्चित रूप से। नेक्स्ट
इसके कारण धारण शक्ति उच्च हो जाती है, बिल्कुल बात सही है। 4th पॉइंट कहता है अच्छी स्मृति वाला व्यक्ति पूर्व परिचित वस्तु को तुरंत पहचान लेता है, बात ये भी सही है। 5th पॉइंट कहता है अच्छी स्मृति अनावश्यक बातों को विस्मृत करने में सहायक होती है। ठीक है, ये व्यक्ति में अति आवश्यक है और ये आपको सबको फॉलो भी करना चाहिए। लास्ट पॉइंट कहता है इसके कारण से शीघ्रता से पुनः स्मरण होता है, यानी कि जैसे जैसे आप किसी चीज़ को याद करते जाओगे, स्मरण करते जाओगे, साइकोलॉजी कहती है यदि किसी कार्य को आप 21 दिन लगातार करोगे तो वो आपकी एक तरह की आदत बन जाती है, आपकी हैबिट में वह कार्य आ जाता है। तो इसी प्रकार से यदि आप डेली पढ़ोगे, थोड़ा पढ़ोगे फिर थोड़ा और ज़्यादा पढ़ोगे और ज़्यादा पढ़ोगे, तो उस प्रकार से जो आपकी मेमोरी है वो आपकी शार्प होती जाएगी, यानी कि सिंपल आपको पुनः स्मरण करने के लिए अच्छी स्मृति हो जाएगी। तो कहते नहीं है आप छेनी को या लोहे को, छेनी को, तलवार को जितना भी आप घिसोगे वो उतना ही पैना होता है। तो इसी प्रकार से आप जितना माइंड को चलाओगे उतना ही वो आपका शार्प होगा, याद करने के लिए तत्पर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, सीखने सिखाने में स्थानांतरण के महत्व को स्पष्ट कीजिएगा। सन 2024 में पूछा हुआ है। सीखने सिखाने में स्थानांतरण का महत्व। सीखने सिखाना में स्थानांतरण का अभिप्राय है कि किसी विषय में सीखा गया ज्ञान या कौशल का किसी दूसरे विषय या क्षेत्र में प्रयोग करना। ठीक है, नेक्स्ट इसका महत्व इस बात में है कि इससे यह पता चलता है कि जीवन में जो कुछ भी सीखते हैं वह व्यर्थ नहीं जाता, अपितु अधिगम किए गए ज्ञान का प्रयोग कई तरीकों से किया जा सकता है। तो ये प्रश्न तो है, साथ में ये आपके जीवन में भी लागू करता है। कैसे? तो यदि आप कहते हैं ना कि हमने ये पढ़ लिया, ये नॉलेज हमारी बेकार चली गई या जो भी है, ऐसा कुछ नहीं है। व्यक्ति ने जो पढ़ा है वो भविष्य में इन फ्यूचर किसी न किसी का रूप में आपको वो आपके समस्या का समाधान के रूप में कार्य करता ही है। यानी कि आपका जो ज्ञान है वो कभी बेकार नहीं जाता, वो काम में ही आता है किसी न किसी रूप में। ठीक है, तो यही आपका अधिगम का स्थानांतरण है। नेक्स्ट देखिएगा, उभयमुखी व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिएगा उभयमुखी व्यक्तित्व। देखो व्यक्तित्व के लगभग 3 टाइप्स होते हैं, अंतर्मुखी अर्थात अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। व्यक्तित्व का मतलब क्या है आपका पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी मैं बता दूं कि शब्द किससे बना है आपका, परसोना शब्द से बना है। किससे? परसोना, परसोना शब्द से बना है। और व्यक्तित्व का एक तरह का मैं बता दूं कि आपका शाब्दिक अर्थ क्या है, नकाब एवं मुखौटा। क्या है आपका? मुखौटा। ठीक है, ये चीज़ आनी चाहिए। इसका आपका नकाब या मुखौटा आपका एक तरह का शाब्दिक अर्थ है। तो उसी को देखते हुए मैं बता दूं, ये चीज़ पूछी जाती है। तो इसके टाइप्स कितने? 3। किसके अकॉर्डिंग है? आपके युंग महोदय के। युंग महोदय के व्यक्तित्व के 3 टाइप्स होते हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और लास्ट उभयमुखी। अंतर्मुखी वह होता है जब वहाँ व्यक्ति अपने सामाजिक रूप से न देखकर केवल अपने बारे में ही स्वयं सोचता रहता है, उसे कहते हैं अंतर्मुखी। बहिर्मुखी जस्ट इसका अपोजिट होता है, सामाजिक रूप में ही सोचता रहता है, अपने बारे में ना सोचकर। और उभयमुखी आपके दोनों के प्रति सोचता रहता है, उसे कहते हैं हम उभयमुखी। ठीक है, तो इसमें यही पूछा है कि आपका उभयमुखी व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है। तो उभयमुखी व्यक्तित्व वह व्यक्तित्व होते हैं जिनमें अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी व्यक्तित्व दोनों के मिश्रण होते हैं। तो अभी बताया था जैसे मैंने, इन्हें उभयमुखी या विकासोन्मुखी, तो कभी कभार विकासोन्मुखी नाम से भी दे देगा। ठीक है, विकासोन्मुखी कहते हैं। अतः अलग अलग प्रकार के अलग अलग गुणों के इनके दृष्टिकोण में अंतर पाया जाता है। इन दृष्टिकोणों के अध्ययन द्वारा हम व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों में विकास करने में प्रयास करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है आपकी, जैसे कि मैंने आपको वर्णन किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, समानांतर माध्य को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, क्योंकि सन 2024 में पूछा क्वेश्चन है। समांतर माध्य किसी संख्याओं के समूह के पदों के मानों के योग को उसकी कुल संख्या से भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है उसे हम समांतर माध्य कहते हैं। इसे औसत या माध्य भी कहते हैं। तो इसे हम एवरेज भी कहते हैं, अर्थात समांतर माध्य अर्थात एवरेज इजकल टू पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। ठीक है, पदों का योग। मान लो कि आपके लगभग कितने पद हैं आपके, सपोज डेट आपके 5 पद हैं, 2 + 4 + 6 + 8, 2 और 4 कितने हो गए आपके 6, 6 6 12, 12 और 8 20। तो नीचे ऊपर कितने हैं आपको पदों का योग कर लिया हमने, और नीचे किस पदों की संख्या कितनी है 1 2 3 4, तो 4 हो गई। ठीक है, उसके बाद 2 4 6 8
उसके बाद मैं बात कर लूँ कि आपकी संख्या कितनी है, 4 है या नीचे है, तो कितने हो गए आपके 20/4, तो 4 पंजे 20, तो इसका समांतर माध्य आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें प्रश्न भी देखो दिया है, इस प्रकार से 2 4 6 8 यहाँ 10 दे दिया है, का समांतर माध्य कितना है। पहले देखो कि पदों का योग कितना होता है, 2 4 6 6 6 12 12 और 8 20 20 और 30, और ये कितने हैं आपके 1 1 2 3 4 5, तो 5 हैं, तो हम क्या कर देंगे आपके 30/5 और 5 छिंगे 30, तो उसका 6 समांतर माध्य जाएगा, जैसे इसमें आपका प्रश्न में के उत्तर में दे रखा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, आप देखिएगा और महत्वपूर्ण भी है काफ़ी। अवधान केंद्रित करने की कोई 4 उपाय बताइए। अवधान अर्थात ध्यान, ध्यान क्या है, एक प्रकार का गुप्त अवधान है, रुचि क्या है, एक प्रकार की गुप्त अवधान है। देखिएगा, अवधान केंद्रित करने के उपाय, पहला है उद्दीपन, परिवर्तन के द्वारा कक्षा का अवधान केंद्रित किया जा सकता है, बिल्कुल बात सही है। नेक्स्ट, संपूर्ण क्षमता का प्रयोग करके अवधान केंद्रित कर सकते हैं, बिल्कुल बात सही है। नेक्स्ट, अवधान केंद्रित करने के लिए सीखे को सुना और देखे और पढ़ा को बल्कि समझना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। और लास्ट पॉइंट कहता है आपका क्या, किसी भी आवश्यक बात को सीखने के लिए अवधान केंद्रित करना चाहिए। तो ये आपके 4 पॉइंट हो चुके हैं, ये भी आपका इम्पोर्टेंट ही है क्वेश्चन है, ये अवधान केंद्रित करने के उपाय, यानी कि ध्यान लगाने के लिए हमें ये चारों स्टेप हमें अपनाने चाहिए व्यक्ति को। ठीक है, यहाँ आपके लगभग 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, किसके, आपके लघु उत्तरीय प्रश्न के, किसके, लघु उत्तरीय प्रश्न के। देखो 10 ही कराऊंगा, आगे नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा लेके आऊँगा 10। ठीक है, यहाँ आपके लघु उत्तरीय प्रश्न के 10 प्रश्न हो चुके हैं, ज़्यादा कराने से ज़्यादा फायदा नहीं है। तो हम धीरे धीरे कछुए की चाल से धीरे बढ़ेंगे, हमें पता है कि पेपर आपका नज़दीक है, तो धीरे धीरे देखो, किसी व्यक्ति ने कहा है ये आप थोड़ा कम पढ़ो, 50% पढ़ो, लेकिन अच्छा पढ़ो और ठोस पढ़ो, ताकि आप उसको विस्मृत में चेंज ना कर सको, तो विस्मृति ना बदले, स्मृति ही रहे। आप सारा पढ़ लो, उल्टा सीधा पढ़ लो, इधर उधर से पढ़ लो, तो सारा पढ़ लो लेकिन कन्फ्यूजन रहेगा, तो वो आपका कुछ काम नहीं आएगा पेपर में। आप यही कहोगे कि हाँ ये ऐसे था, ये ऐसे था। कम पढ़ो और अच्छा पढ़ो। ठीक है, यहाँ आपका लगभग आपका ये आपके मैंने देखो MCQ करा दिए हैं, क्या MCQ, उसके बाद अति लघु उत्तरीय पूरे करा दिए हैं 150 प्लस क्वेश्चन, और ये आपके लघु उत्तरीय, उसके बाद दीर्घ देखते हैं। ठीक है, यहाँ आपकी बाल विकास पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप बाल विकास के बाद कौन सा पेपर पढ़ना चाहोगे, यानी कि इसका सेकंड पेपर, या मैथ, या साइंस, या SST, या हिंदी, या संस्कृत, या कंप्यूटर, आप इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने चाहोगे, तो आप मुझे कमेंट करके आप अवश्य बताओ। ठीक है, उसके बाद मुझे बताना कि रॉस महोदय के अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्था है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले आप एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो, सब्सक्राइब अवश्य कर लो, और आप लोग करते नहीं हो, और हमारे बेल आइकन को अवश्य दबा दो, ताकि आपको नई वीडियो जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। इससे पूर्व जो भी मैंने आपकी वीडियो कराई है DLED से संबंधित, उसका लिंक मैंने इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। और यदि कोई आपकी DLED या BEd की, या UP TET या CTET या अन्य कॉम्पिटिटिव की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसे आप शेयर अवश्य कर दो, और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार आप लाइक अवश्य कर दो। ठीक है, ये चीज़ आप करना ना भूलें। ठीक है, हमें भी मोटिवेट मिलता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।